हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उसके एमसीक्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे हमारी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू। चाहे आप किसी टीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, shrubs and trees and animals into two groups, one with blood, one without blood। तो आपको एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने क्लासिफिकेशन को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उन्होंने प्लांट्स को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब, shrubs एंड ट्री, और एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक जिनके अंदर खून होता है, एक जिनके अंदर खून नहीं होता है। आपको बताना है कि ऐसा किसने किया था, लिनियस ने, एरिस्टोटल ने, विटेकर ने या फिर हैकेल ने। तो आपको पता है क्लासिफिकेशन का जो सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट है वो किसने लिया था, अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो अरस्तु ने प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया और एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी है, अर्नेस्ट हैकेल, अरिस्टोटल, आर.एच. विटेकर या फिर कार्ल वोस। तो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई है आर.एच. विटेकर द्वारा। नेक्स्ट है, आर.एच. विटेकर क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको बताना है कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसके बेसिस क्या थे, उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, आर.एच. विटेकर ने जिन बेसिस पे क्लासिफाई किया था उसमें ये सब इंक्लूडेड थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम डैश। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया कौन सी किंगडम का सोल मेंबर है, फंजाई, प्लांट्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर एनिमेलिया। तो आपको पता है हमारे जितने भी बैक्टीरिया है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, मोनेरा से बिलोंग करते हैं, इसलिए मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कौन कहलाता है, बैक्टीरिया कहलाता है। नेक्स्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड अंडर विच किंगडम। तो आपको बताना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करती है, एल्गी से, मोनेरा से, फंजाई से, प्रोटिस्टा से। तो देखो, इसका नाम अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी तो एल्गी से बिलोंग करती होगी, बट एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करती है, मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करती है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसके नाम में भले ही एल्गी लगा हुआ है लेकिन ये कोई एल्गी नहीं होती है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, मोनेरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि जो मोनेरा किंगडम है उसको फर्दर 2 क्लास में सब डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये क्लासिफिकेशन किसने की थी, अरिस्टोटल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, आर.एच. विटेकर ने, कार्ल वोस ने। तो आपको पता है हमारी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. विटेकर ने दी। जो हमारी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी है, कार्ल वोस ने दी है। उन्होंने क्या किया था, मोनेरा को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। बेसिलस जो है वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं, स्पाइरलम जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, कोकस जो है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो देखो, आपको पता है बैक्टीरिया की है ना डिफरेंट डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलती है। बेसिलस रोड शेप्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। कोकस कोमा शेप्ड नहीं होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और जो हमारा विब्रियो है वो कॉमा शेप्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्सी एरियाज। तो आपको ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग हो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकल रहा हो, या फिर वहाँ पर दलदल हो, वहाँ भी ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकते हैं। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिफर आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फीचर है इनके अंदर कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं और जिसकी वजह से ये यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। सेल की शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल स्ट्रक्चर या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है और ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही इन्हें हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में और दूसरे बैक्टीरिया से ये इन्हें अलग भी बनाता है। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जितने भी कैटल्स वाले एनिमल्स हैं, रूमिनेंट एनिमल्स हैं, उनके गट में देखने को मिलते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, हमारे मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखो जब भी कभी आपने देखा ना गोबर के अंदर से एक स्मेल आ रही होती है, ठीक है, वो बहुत ही पंजेंट सी स्मेल किसकी होती है, मीथेन की होती है। तो आपको बताना है कि मिथेनोजेंस जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा। तो आपको पता है जो हमारे मिथेनोजेंस है वो किसका प्रकार है, आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप होते हैं ये, ठीक है। तो मिथेनोजेंस किसके अंदर आते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। तो आपको बताना है कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया जो होता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नमक की कॉन्सेंट्रेशन हाई देखने को मिलेगी, वहां पे इनमें से कौन से बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स, कायरोफाइल्स, हेलोफाइल्स या फिर साइकोकायरोफाइल्स। तो आपको पता है जो हमारा सॉल्ट से रिलेटेड वर्ड होता है वो क्या होता है, हेलो होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में मिलते हैं उनको हम हेलोफाइट्स बुलाते हैं। ऐसे ही जो बैक्टीरिया हमें सॉल्टी एरिया में देखने को मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। और हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और ये सब किसका प्रकार है, हमारे आर्की बैक्टीरिया का प्रकार है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू डैश हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो हमारी नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसे डायरेक्टली हमारे प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, उसको एक ऐसी फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हमारे प्लांट यूज कर पाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, एल्गी से, यू बैक्टीरिया से, आर्की बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से। तो मैंने आपको बताया कि साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं वो एल्गी का प्रकार नहीं है, वो बैक्टीरिया का प्रकार है। और बैक्टीरिया में भी वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोसिस्ट टिपिकली फाउंड। तो आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हेटेरोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, एल्ब्यूगो, माइकोप्लाज्म, नॉस्टॉक या फिर सैक्रोमाइसिस। तो आपको पता है जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबीना, उनके अंदर है ना एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो नॉस्टॉक के अंदर हमें हेटेरोसिस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो आपको है ना उस बैक्टीरिया के बारे में बताना है जो हमारे नाइट्रोजन साइक्लिंग में, रिसाइक्लिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी साइकिल चल रही होती है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, आयरन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, ये यूज होते रहते हैं, रीयूज होते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिसाइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया इनकी रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फिर हेलोफिलिक बैक्टीरिया। देखो जो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करके एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए ये हमारी नाइट्रोजन साइक्लिंग में, फॉस्फोरस साइक्लिंग में, सल्फर साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये बिल्कुल सही बात है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत अबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, नेचर में, करेक्ट है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स, ठीक है। तो आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो हमारी डीकंपोजिशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इन सब में हमारी हेल्प करते हैं कौन? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि चाहे हमें टाइफॉइड हो रहा हो, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो होता है, चाहे हमें कॉलेरा हो रहा हो, जो हमें विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है, ये सब किसकी वजह से होते हैं? हमें हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये कोई डिजीज कॉज नहीं करते। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? फिजन, रीजनरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एंडोस्पोर। तो आपको पता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखने को ही नहीं मिलता बैक्टीरिया के अंदर, तो ये तो है ही नहीं। रीजनरेशन भी नहीं होता है। मोस्टली जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या दिखाते हैं? फिजन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है तो उस टाइम क्या बना लेते हैं? ये स्पोर्स बना लेते हैं, और इनके स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आएगी तो ये जो इनके बाहर कवरिंग आ जाती है ये हट जाती है, और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन इन्होंने पूछा था सबसे मेन, ठीक है, मोस्टली किससे डिवाइड करेंगे? तो मोस्टली डिवाइड करेंगे फिजन के थ्रू। अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है तो उस टाइम क्या बना लेंगे? एंडोस्पोर बना लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपने बहुत बार जब लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल पढ़ी है तो आपने हमेशा क्या पढ़ा है? माइकोप्लाज्म क्या होती है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो आप बताइए कि सर्वाइव कर पाएगा ऑक्सीजन के बिना या नहीं सर्वाइव कर पाएगा? कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो आपको पता है माइकोप्लाज्म के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यस, हमारे जो माइकोप्लाज्म होते हैं ये एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कि कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो हमारे माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेते हैं, यही तो उनकी 4 प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर लेंगे, कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है, और एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर बीमारियां देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन। तो आपको बताना है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहां पर देखने को मिलता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। तो देखो मोनेरा के अंदर क्या होता है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हमारी फंजाई के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मोस्टली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एनिमेलिया के अंदर भी क्या होता है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमें कहां देखने को मिलते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि डायटम और गोल्डन एल्गी किससे बिलोंग करते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट से, यूग्लेनॉइड से, क्राइसोफाइट से, स्लाइम मोल्ड से। तो हमारे जो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी है वो किससे बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट से बिलोंग करते हैं, जो किसका एक टाइप है। प्रोटिस्टा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्राइसोफाइट्स क्लास आती है, और क्राइसोफाइट्स के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स आर नेक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स, बेंथिक, डीपली रूटेड। तो देखो ये सारे जो टर्म्स है ना, नेक्टॉन किसको बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स किसको बोलते हैं, बेंथिक किसको बोलते हैं, ये जब मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी कराई थी ना तब मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो नेक्टॉन्स वो होते हैं जिनके अंदर है ना मूवमेंट करने के लिए कोई ना कोई अपर्चर जो है वो मौजूद रहता है। ठीक है, प्लैंक्टन्स हम किसको बोलते हैं? जो पानी के करंट के साथ बहते रहते हैं, यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा होगा उस तरफ ये उनके साथ ही बह के चले जाएंगे, इनकी अपनी कोई मूवमेंट नहीं है, जिस तरफ वाटर करंट जाता है उस तरफ ही ये चले जाते हैं। ठीक है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा ओशियन के तली में रह रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी के तली में जो रह रहे होते हैं, बहुत ही डीपली जो रह रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं ना वो मोस्टली क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, जहां जहां वाटर करंट जाता है ये भी उधर ही बह के जाते रहते हैं। नेक्स्ट है डैश आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ठीक है, तो इसको है ना स्टार मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस? डाइनोफ्लैजिलेट, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स या फिर यूग्लेनॉइड्स। तो आपको पता है हमारे ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स कौन कहलाते हैं? डायटम्स कहलाते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। तो आपको बताना है कि डायटमेशियस अर्थ किस किस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होती है इनमें से? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप के लिए। तो देखो डायटमेशियस अर्थ
का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पॉलिशिंग के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन बायोगैस प्रोडक्शन में इसका कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ द डायटम इज मेड अप ऑफ। तो आपको बताना है कि डायटम की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, सिलिका से या फिर सेल्यूलोज एसीटेट से। तो हमारे जो डायटम्स है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसको डिस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय। तो कभी कभी है ना, जब आप ओशन के पास जाते हैं तो आपको है ना ब्लू कलर का पानी दिखेगा, कभी कभी आपको ब्राउन दिखेगा, कभी कभी आपको रेड दिखेगा। तो जो रेड टाइड्स आती हैं, लाल कलर की जो टाइड्स आपको दिखाई देती हैं, वो क्यों दिखाई देती हैं? सेरिटेरियम की वजह से, यूग्लिना की वजह से, गोनुलिक्स की वजह से या फिर स्पोरोजोन्स की वजह से, ठीक है। तो जब है ना गोनुलिक्स बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लाई करता है, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो किस कलर का अपीयरेंस देता है? रेड कलर का अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो जो रेड टाइड आपको दिखाई दे रही होती है, लाल कलर की टाइड आपको जो दिख रही होती है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही होती है? क्योंकि गोनुलिक्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसके पास जो पिगमेंट मौजूद है वो किस कलर का है? रेड कलर का है। कभी कभी हमारी टाइड्स ब्राउन दिखती हैं क्योंकि वहां पर कोई ब्राउन कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा होगा, कभी कभी ऑरेंज दिखेगी, कभी रेड दिखेगी। तो रेड टाइड्स जो आती है मेजरली वो किसकी वजह से आती है? गोनुलिक्स के रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से आती है। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक, मेरीन एंड सेप्रोफिटिक, मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड फोटोसिंथेटिक। तो देखो जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वो मोस्टली मेरीन होते हैं और मेरीन के बाद वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक नहीं होते। मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली हमारे जितने भी डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। Dinoflagellate cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface. They have two flagella. They do not release toxins which can kill marine animals. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेड टाइड्स जो हैं वो हमें किसकी वजह से दिखती है? गोनुलिक्स की वजह से दिखती है। तो वहां पर अलग अलग पिगमेंट्स मौजूद होंगे तो क्या होगा? अलग अलग कलर आपको सी का दिखाई दे सकता है। येलो भी दिख सकता है, ग्रीन दिख सकता है, ब्राउन दिख सकता है, ब्लू दिख सकता है, रेड दिख सकता है, ठीक है। और गोनुलिक्स क्या होता है? डाइनोफ्लैजिलेट का एक प्रकार होता है, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर आपको स्टिफ सेलुलोज प्लेट देखने को मिलती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनो मतलब टू, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, तो उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इन्होंने जो ये बोला कि दे डू नॉट रिलीज टॉक्सिन्स, ये गलत बात है। ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? जो नीचे के मेरीन एनिमल्स है, नीचे की फिशेज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका सर्वाइव करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। यानी कि इन्होंने पूरे सरफेस को इतना ज्यादा कवर कर लिया होता है, वहां पर ये इतने सारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर देते हैं कि नीचे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि ये टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल फाउंड इन। तो आपको बताना है कि ये प्रोटीन रिच लेयर जो है पेलिकल किसके अंदर देखने को मिलती है? डायटम्स के अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर, यूग्लिनॉइड्स के अंदर या फिर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। तो देखो ये सब है ना हमारे प्रोटिस्टा की डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। तो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलती है। डायटम्स के अंदर की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। डाइनोफ्लैजिलेट की मैंने अभी आपको बताया कि सेल्यूलोज की बनी रहती है, यहाँ पे सेल्यूलोज प्लेट बनी रहती है, ठीक है। और जो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है वो कहां पर देखने को मिलती है? यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स डू नॉट हैव दिस फीचर पेलिकल लेयर विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको पता है यूग्लिनॉइड के पास जो है पेलिकल लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर यूग्लिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। इनके अंदर हायर प्लांट्स जैसे पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ये डाइनोफ्लैजिलेट से बिलोंग नहीं करते, ये एक अलग क्लास से बिलोंग करते हैं यूग्लिनॉइड से, बट इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं। इनकी पोजीशंस अलग होती है इन फ्लैजिला की डाइनोफ्लैजिलेट से, लेकिन दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि यूग्लिनॉइड्स क्या करते हैं? अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो ये कैसे एक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सनलाइट एब्सेंस होती है तो ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक नेचर दिखाते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर प्रे करके फीड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये अपना बिहेवियर दिखाते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा आर क्राइजोफाइट्स।
प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स या फिर डाइनोफ्लैजिलेट। तो आपसे पूछा गया कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन है, तो जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर दिखाते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हम किसको बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। प्रोटोजोन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्रोटोजोन्स जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा हैव स्यूडोपोडिया एंड बिलोंग्स टू अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो आपको पता है हमारा जो अमीबा होता है उसके पास स्यूडोपोडिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। और ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज एमियोबॉयसिस, बिलोंग्स टू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ट्रिप्नोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, बिलोंग टू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो देखो ट्रिप्नोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी कॉज करता है, बिल्कुल करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एमिबॉयसिस नाम की बीमारी कॉज करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन क्या वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। वो किससे बिलोंग करता है, एमिबॉइड प्रोटोजोआ से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि पैरामीशियम किससे बिलोंग करता है, स्पोरोजोन से, एमीबॉइड प्रोटोजोन से, सिलिएटेड प्रोटोजोन से, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से। तो देखो पैरामीशियम के पास क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो किससे बिलोंग करता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम कॉजेज डैश एंड बिलोंग टू डैश रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी देता है और किससे बिलोंग करता है, स्लीपिंग सिकनेस एंड सिलेटेड प्रोटोजोन, मलेरिया एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मलेरिया एंड स्पोरोजोन्स, टाइफॉइड एंड स्पोरोजोन। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। अब मलेरिया में भी ये किससे बिलोंग करता है ये बताना है आपको, प्लाज्मोडियम बिलोंग किससे करता है, तो ये बिलोंग करता है स्पोरोजोन से, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। तो जो फंजाई की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर मायोलॉजी, ठीक है। तो हमारी जो फंजाई की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, मायोलॉजी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक एंड मोस्टली शो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड क्लोरोफिल एब्सेंट, आइडेंटिफाई द किंगडम। तो आपको कुछ फीचर बताए गए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो करेंगे, मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा न्यूट्रिशन शो करेंगे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, और क्लोरोफिल हमेशा एब्सेंट रहेगा। किसकी बात हो रही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोफिल एब्सेंट नहीं होता, तो प्लांट्स तो हमारा कैंसिल हो गया। मोनेरा के अंदर आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक देखने को मिलते हैं। अब बचा प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो देखो प्रोटिस्टा एंड फंजाई में से प्रोटिस्टा के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारी फंजाई होती है वो यूकैरियोटिक होती है, बिल्कुल होती है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करती है, बिल्कुल शो करती है। और इसके सारे मेंबर्स के पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल बिल्कुल मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फंजाई होगा। नेक्स्ट है फंजाई सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बताना है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, पैक्टिन, काइटिन या फिर स्यूबेरिन। तो आपको पता है फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। तो आपको है ना किंगडम के बारे में दो स्टेटमेंट दे गए, आपको किंगडम आइडेंटिफाई करनी है। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर और मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ नेटवर्क माइसीलियम ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। आपको बताना है कि किसकी बात हो रही है। तो आपको पता है मोनेरा के अंदर तो मल्टी सेलुलर नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब देखो माइसीलियम, हाइफे, ये सब हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं फंजाई के अंदर। तो किसकी बात हो रही है, फंजाई की बात हो रही है। नेक्स्ट है सिनोसाइटिक माइसीलियम इज। तो आपको बताना है कि सिनोसाइटिक माइसीलियम हम किसको बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट एंड सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट एंड सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब होता है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, और इसके अंदर कोई भी सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या होते हैं, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर फंजाई विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। तो आपको एक यूनिसेलुलर फंजाई को आइडेंटिफाई करना है जो ब्रेड एंड बियर बनाने में भी यूज होती है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट या फिर पक्सीनिया। तो आपको पता है हमारी यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल कौन होती है, ईस्ट होती है। और ईस्ट हमारी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रेड एंड बियर को बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको बताना है कि कौन सी फंजाई को हम एज अ एंटीबायोटिक यूज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में हमारी हेल्प करती है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। एल्ब्यूगो, ईस्ट, पेनिसिलियम या फिर पक्सीनिया। तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। कौन सी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है डैश कॉजेज वीट रस्ट। तो वीट रस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, ईस्ट या फिर म्यूकर। तो आपको पता है हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसके अंदर है ना एक बीमारी लग जाती है जिसको हम वीट रस्ट बोलते हैं, और ये वीट रस्ट की जो बीमारी होती है ये किस फंजाई की वजह से लगती है? पक्सीनिया ग्रामिनस नाम की फंजाई की वजह से वीट रस्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्सीनिया कॉजेज विल्ट डिजीज, स्मट डिजीज, रस्ट डिजीज या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि पक्सीनिया ग्रामिनस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रस्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके अंदर रस्ट लगता है? मेजरली हमारे जो गेहूं होते हैं, वीट रस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट एंड कॉजेज द डिजीज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो आपको एक ऐसी फंजाई को पहचानना है जो एज अ पैरासाइट रहती है किस पे? हमारे सरसों के प्लांट के ऊपर, और ये जो बीमारी कॉज करती है उसका नाम क्या है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो आपको पता है मस्टर्ड का जो प्लांट है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्रूसीफरस फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। आपको बताना है कि ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किस फंजाई की वजह से होती है? पक्सीनिया ग्रामिनिस की वजह से, स्टिलैगो हॉर्डाई की वजह से, एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से या फिर सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया की वजह से। तो आपको पता है पक्सीनिया ग्रामिनिस की वजह से क्या होता है? वीट रस्ट लगता है। ठीक है, और जो हमारी एल्ब्यूगो कैंडिडा है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एज अ पैरासाइट रहती है ये फंजाई हमारे सरसों के पौधों पे। नेक्स्ट है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज। तो हमारी जो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा, लाइकन, माइकोप्लाज्मा या फिर नन। तो आपको पता है जो हमारी एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या कहलाता है? लाइकन कहलाता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हायर प्लांट्स की रूट के बीच में जब फंजाई रह रही होती है तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बुलाते हैं? क्लेडोनिया, लाइकन, माइकोराइजा या फिर माइकोप्लाज्मा। तो आपको पता है जब हमारे हायर प्लांट्स की रूट्स में फंजाई रह रही होती है जो से बहुत सारे पैथोजन डिजीज से, ठीक है, रूट्स पे है ना कोई पैथोजन का अटैक ना हो जाए उससे बचाने का काम करती है, तो इस एसोसिएशन को हम क्या बुलाते हैं? माइकोराइजा बुलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फंगल सेक्सुअल साइकिल। तो फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। कैरियोगैमी, प्लास्मोगैमी, मियोसिस, मियोसिस, प्लास्मोगैमी, कारियोगैमी, प्लास्मोगैमी, कारियोगैमी, मियोसिस, मियोसिस, कारियोगैमी, प्लास्मोगैमी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है? प्लास्मोगैमी होती है, फिर क्या होता है? कारियोगैमी होती है, और उसके बाद क्या होता है? मियोसिस होता है। किसमें? हमारी जो फंजाई की सेक्सुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइकोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई से बिलोंग नहीं करता है? म्यूकर, राइजोपस, सेक्रोमाइसिस या फिर एल्ब्यूगो। तो देखो म्यूकर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। राइजोपस करता है, बिल्कुल करता है। एल्ब्यूगो करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जो हमारी सेक्रोमाइसिस या फिर ईस्ट होती है वो फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेड मोल्ड। तो इनमें से किसको हम ब्रेड मोल्ड बुलाते हैं? ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस या फिर पक्सीनिया। तो देखो जब भी कभी आप एक ब्रेड को रख देते हैं, अगर 3-4 दिन आपने उसको बाहर छोड़ दिया ना तो आप देखोगे उस पर ना ब्लैक कलर की फंजाई सी लग जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक्चुअली कौन ग्रो कर जाता है? राइजोपस ग्रो कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सैक फंगी। तो सैक फंगी हम किसको बोलते हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हमारी जो एस्कोमाइसिटीज क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं? सैक फंगी भी बोलते हैं। केवीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन लास्ट ईयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। आपको बताना है कि कौन सा एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करता है? पेनिसिलियम, ईस्ट, अगैरिकस या फिर एस्परजिलस। ठीक है, तो देखो एस्कोमाइसिटीज से पेनिसिलियम बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ईस्ट करता है, बिल्कुल करता है। एस्परजिलस करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जो अगैरिकस है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करता है। किससे बिलोंग करता है ये बताइएगा कॉमेंट्स में। नेक्स्ट है डैश बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज विच इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क।
तो आपको है ना एस्कोमाइसिटीज फैमिली से एक मेंबर को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम है ना बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क करने के लिए लैब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा या फिर उस्टिलागो। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज से कौन बिलोंग करता है? न्यूरोस्पोरा बिलोंग करता है, जिसको मेजरली हम किस में इस्तेमाल करते हैं? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल करते हैं। बिलोंग तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा फंजाई। नेक्स्ट है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंजाई बिलोंगिंग टू द क्लास। तो देखो आपने बहुत बार है ना खाई होती है ना, बहुत सारी फंजाई के टाइप्स आप खाते हो, तो आपको बताना है कि मोरल्स एंड ट्रफल्स जिनको हम एडिबल फंजाई बोलते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करती है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हमारी जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है वो किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। इनको आप खा सकते हैं। एडिबल हम किस चीज को बोलते हैं? जिसको हम खा सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं कॉज करेगी। बहुत सारी फंजाई ऐसी होती है जिसको आप खा नहीं सकते, पॉइजनस होती है, बीमारियां कॉज कर सकती है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है फंजाई मशरूम बिलोंग्स टू। तो जो मशरूम हम मेजरली यूज करते हैं खाने के लिए वो किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। तो हमारी जो मशरूम है वो किससे बिलोंग करती है? बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करती है और इसको हम मेजरली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज। इनमें से कौन सा बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करता? अगैरिकस, ट्राइकोडर्मा, स्टिलैगो या फिर पक्सीनिया। तो इनमें से कौन सा बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करता है? ट्राइकोडर्मा बिलोंग नहीं करता है। अगैरिकस को हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। मेजरली जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना मशरूम, वो किससे बिलोंग करती है? अगैरिकस से बिलोंग करती है। ये बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। स्टिलैगो भी बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, पक्सीनिया भी बिलोंग करती है, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है वो बेसिडोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट है स्मट इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो बहुत बार है ना आपने स्मट डिजीज का नाम सुना होगा, प्लांट्स के अंदर लग जाती है ये बीमारी, तो किसकी वजह से होती है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, स्टिलैगो या फिर अल्टरनेरिया। ठीक है, तो स्मट जो है वो किसकी वजह से होती है? स्टिलैगो की वजह से। नेक्स्ट है विच फंजाई इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो कौन सी फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। तो हमारी जो ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास होती है उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्यों बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों कह रहे हैं हम, परफेक्ट क्यों नहीं है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करती है? ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, क्लेविसेप्स या फिर कोलेटोट्राइकम। तो आपको पता है ड्यूट्रोमाइसिटीज से कौन बिलोंग नहीं करता है? क्लेविसेप्स बिलोंग नहीं करती है। बाकी सब किसके मेंबर है? ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर है। आपको देखो ये याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना होगा कि कौन एस्कोमाइसिटीज से है, कौन ड्यूट्रोमाइसिटीज से। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये चीज लेकिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द किंगडम। ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो देखो मोनारा के अंदर तो यूकैरियोटिक मेंबर्स ही नहीं होते। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद रहता है, लेकिन सेल्यूलोज की सेल वॉल उनकी बनी हुई होती है क्या? नहीं। फंजाई के अंदर तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो कौन बचा हमारा? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्लांट्स। हमारे प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? मेजरली सेल्यूलोज की बनी होती है और इसके ज्यादातर मेंबर्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। सारों के पास ही ऑलमोस्ट क्लोरोफिल होता है, एक या दो ही एक्सेप्शन है बस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपको ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। हिबिस्कस, ब्लैडरवॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, बोथ 2 and 3, बोथ 1 and 2। तो आपको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि इंसेक्ट को ट्रैप करके ये खा जाते हैं। तो ब्लैडरवॉट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बिल्कुल है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बिल्कुल है। तो बोथ 2 and 3। अच्छा, इनको जरूरत क्या है? इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत है? फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं ये। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों खा रहे हैं इंसेक्ट्स को, क्या जरूरत है इनको इंसेक्ट्स खाने की। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट विच डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड एक्ट्स एज अ स्टेम एक्टोपैरासाइट। तो देखो आपको एक ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जो है तो प्लांट किंगडम के अंदर, बट उसके पास है ना क्लोरोफिल मौजूद नहीं है और वो स्टेम एक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट करता है, यानी कि दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करता है। विनका, वीनस फ्लाई ट्रैप, कसकटा, ब्लैडर वॉट। ठीक है, तो जो हमारा कसकटा होता है जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, आपने बहुत बार प्लांट देखोगे उसके ऊपर है ना आपको येलो 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 सी बहुत सारी पड़े हुए आपको दिखाई देते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो वो क्या होता है? कसकटा होती है, अमर बेल होती है। ये एक स्टेम एक्टोपैरासाइट है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसलिए अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से डिराइव करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द किंगडम। तो आपको किंगडम आइडेंटिफाई करनी है। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, सेल वॉल नहीं होगी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोजोइक होगा। तो देखो मोनेरा के अंदर तो मल्टी सेलुलर देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ठीक है। फंजाई के पास सेल वॉल होती है, ठीक है, काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल होती है उनके पास। तो कौन बचा हमारा, एनीमिलिया। एनीमिलिया यानी कि एनिमल्स और एनिमल किंगडम के पास क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द माइक्रोब्स दैट लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड आर कॉल्ड। तो देखो हमारे कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको हम ना तो लिविंग कंसिडर करते हैं कंप्लीटली, ना नॉन लिविंग, उनके बीच में है, ये बॉर्डर लाइन पे है। तो किसकी बात हो रही है, फंजाई, एल्गी, वायरसेस या फिर बैक्टीरिया। तो आपको पता है बॉर्डर लाइन पे कौन है, वायरसेस है। जब ये बॉडी से बाहर होते हैं तो इनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, होस्ट की मशीनरी यूज करने लग जाते हैं, तो इनको हम लिविंग कंसिडर करने लग जाते हैं। इसलिए इनके लिए दवाई बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वायरसेस जो है वो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड के। नेक्स्ट है वो क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है कि किसने है ना पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। के.एम. स्मिथ, डब्ल्यू.एम. स्टेनली, डी. इवानवॉस्की या फिर विलियम हार्वे। तो आपको पता है किसने हमारे वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर लिया था, डब्ल्यू.एम. स्टेनली, ठीक है। तो आपसे ना कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं हम, ठीक है। तो वायरसेस के क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच डिजीज डज दिमित्री इवानवॉस्की स्टडी दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो दिमित्री इवानवॉस्की जो है वो एक बीमारी के ऊपर काम कर रहे थे जिसकी वजह से एक्सीडेंटली उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया, वायरसेस को डिस्कवर कर लिया। चिकन पॉक्स, रेबीज, टोबैको मोज़ैक वायरस या फिर स्मॉल पॉक्स। तो दिमित्री इवानवॉस्की किस पे काम कर रहे थे, टोबैको मोज़ैक वायरस के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हो गई, वायरस की डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। तो आपको बताना है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, आइदर आरएनए एंड डीएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो देखो हमारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो आइदर आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, बोथ नहीं हो सकते एक साथ। नेक्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर ऑटोट्रॉप्स। तो हमारे जितने भी वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उनको कोई ना कोई जरूर चाहिए, तभी होस्ट पक्का चाहिए, होस्ट चाहिए होगा, होस्ट के बिना उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर तो वो क्या है, नॉन लिविंग है, वो लिविंग होते ही कम है जब वो किसी की बॉडी में होंगे, होस्ट की बॉडी में होंगे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज इज अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, a virus which infect bacteria, a bacteria which infect algae, a fungi infect the virus। तो बैक्टीरियोफाज हम किसको बोलते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ वायरस कंटेन डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो देखो हमारा वायरस मिलके बना किससे है, वायरस हम कह किसको रहे हैं, तो उसके पास है ना न्यूक्लिक एसिड भी होता है, और उस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन मिलके बना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो देखो जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे वायरस का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो उस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं, रैंसिड, कैप्सिड, विरियन या फिर विरियोइड। तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है। विरियोइड्स वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर एंड वाज फाउंड टू बी स्मॉलर देन वायरसेस। Viroids cause potato spindle tuber disease. It is a free RNA particle which lack the protein coat and it has low molecular weight. All are correct. तो देखो हमारे पास एक चीज होती है वायरस, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास विरोइड्स। विरोइड्स की डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। विरोइड की वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये फ्री आरएनए पार्टिकल है, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, हमारे वायरस के पास प्रोटीन कोट भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है, और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रायन इज। तो प्रायन हम किसको बोलते हैं, अ वायरस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल, अ सेगमेंट ऑफ नेकेड आरएनए एंड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉजेज डिजीज ऑफ फंजाई। तो देखो एक है हमारे पास वायरस, एक है विरोइड और एक है प्रायन,
ठीक है, इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो जो हमारा वायरस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोट होता है। फिर जो हमारा विरियोइड होता है, ठीक है, तो विरियोइड के पास क्या होता है, आपको प्रोटीन कोट देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारा प्रायन है वो सिर्फ किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉजेज डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रायंस। तो प्रायन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, मैड काउ डिजीज, जैकॉब डिजीज, पोलियो, बोथ 1 and 3, बोथ 1। तो देखो जो प्रायंस होते हैं उनकी वजह से कैटल्स के अंदर आपको मैड काउ डिजीज देखने को मिलती है और ह्यूमंस के अंदर आपको सीजेडी डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, मैड काउ डिजीज को हम कभी कभी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, सो बोथ 1 and 2 ये किसकी वजह से होती है, प्रायंस की वजह से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबाइंट एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबाइंट। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। एल्गी प्रिपेयर्स द फूड एंड फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो देखो लाइकेंस होते ही क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, एल्गी और फंजाई के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइकन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करते, वो क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ गया है, यहाँ पर वो ग्रो नहीं करते। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्गी जो है वो खाना बनाने का काम करती है और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्गल कंपोनेंट को हम माइकोबाइंट नहीं बोलते, फाइकोबाइंट बोलते हैं, और फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, माइकोबाइंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। आपको 71 में से अपना स्कोर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।